डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री का टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले हम आपको बता चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो नहीं देखे उस वीडियो को, तो आप पहले उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे दिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप उस एग्जाम्पल को देखिए, आपको मजा भी आएगा और आप इस बात को सीख भी पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं वो एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए कि आपके क्लास में, मीन्स आप जहाँ पढ़ते हो उसी क्लास में दो लड़का पढ़ता है। जैसे एक ए पढ़ता है और एक बी पढ़ता है। और जो ए लड़का है ये तेज लड़का है, मतलब इंटेलिजेंट है, और बी जो है वो थोड़ा गोलू मोलू है, मतलब पढ़ने में थोड़ा कमजोर है और ये नहीं पढ़ पाता है। तो ये बी जो है वो इससे दोस्ती किया है, और सिर्फ इसलिए दोस्ती किया है ताकि ए से वो कुछ पूछ सके। इसलिए नहीं किया है कि उसका दोस्ती पक्का है। ये ए से दोस्ती सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि इससे कुछ पूछ सके। तो ये थोड़ा तेज लड़का है और ये थोड़ा भोंदू लड़का है, मतलब गोलू मोलू टाइप का है। अब देखिए क्या हुआ, इस क्लास में एक नया एडमिशन हुआ और उस लड़का का नाम है सी। और सी जो है वो ए से भी ज्यादा तेज लड़का है। क्या है, सी जो है वो ए से भी ज्यादा तेज लड़का है। अब ये जो बी है इसका दिल मचल गया। मचलने मतलब क्या है कि इससे अब नहीं पूछेगा, अब ये बी जो है इससे पूछने लगेगा। और अब क्या करेगा, अब ये और बी जो था दोनों दोस्ती था, छोटा सा ही दोस्ती, झूठा सा ही दोस्ती, लेकिन दोस्ती था। अब ये बी क्या करेगा, ये सी के साथ आएगा और मिल जाएगा और बोलेगा कि चलो सी हम तुम्हारे साथ दोस्ती कर लेंगे। और सी और बी दोस्ती कर लेगा। बी दोस्ती क्यों कर रहा है, क्योंकि इससे भी पूछना है इसको। यहाँ बी से दोस्ती कर लिया सी। अब क्या हुआ, ए जो था अकेले, ये जो था बी के साथ, वो अब हो जाएगा अकेले। अब देखिए इस टाइप का जब भी बात होगा तो इस टाइप वाले रिएक्शन को, इस टाइप का जब भी रिएक्शन देखे तो समझ जाइए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखिए इसमें किसका किसका रोल है। अब देखिए ये जो ए था उसमें ये तेज लड़का था, और तेज लड़का था तो इसको हम मेटल समझ रहे, ये मेटल है। और जो बी था हेल्प ले रहा था, ये नॉन मेटल है। अब समझ जाइए ये नॉन मेटल है। अब ध्यान दीजिए, अब ये ए तेज था इसलिए मेटल बोले, और बी जो है वो तेज नहीं था, भोंदू था, इसलिए हम नॉन मेटल समझ रहे। अब देखिए ए से भी तेज सी है, तो इसका मतलब ये तो अच्छा वाला मेटल होगा, इससे भी अच्छा मेटल, मतलब ए से भी ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम बोल देते हैं हाई रिएक्टिव मेटल। ये हाई रिएक्टिव मेटल हो गया। देखिए मेटल है लेकिन ये हाई रिएक्टिव मेटल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेटल था ये लेस रिएक्टिव है, तो इसको हम लेस रिएक्टिव मेटल लिख देते हैं। तो लेस रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल मिलके एक कंपाउंड बनाया था, और उसके साथ एक दूसरा एलिमेंट, हम लोग मेटल बोल रहे हैं इसको, दूसरा जो मेटल है वो क्या है, इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा, ये बी को अपने पास, ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ये क्या करेगा, बी को अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब अपने पास ले आएगा। और वो अब क्या करेगा, बी और सी मिलके एक नया कंपाउंड बनाएगा और ए को यहाँ अकेले छोड़ देगा। तो इस टाइप का जब भी बात हो तो आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा और एग्जाम्पल आपको भी मजा आएगा। चलिए हम देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था। आप समझिए, एक कुछ राजा है, चलिए देख लीजिए, एक राजा है, एक राजा का नाम जैसे हम मान ले रहे कि एक्स है, और इस राजा के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की है, मतलब समझ लीजिए कि राजकुमारी है, वाई है, और ये दोनों एक साथ अभी है, इसका रहना सहना एक साथ हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इससे पावरफुल राजा एक और आ गया इसी शहर में, इसका नाम जेड। ये राजा था, राजा, चलिए हम इसको भी मान लिए कि राजा जो था ये किंग है, चलिए हम किंग ही लिख दे रहे हैं, किंग है। और ये मान लीजिए कि क्वीन है, ठीक है। अब ये दोनों बहुत अच्छे से पहले रह रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि एक और राजा आ गया, पावरफुल राजा। ये देखिए पावरफुल है, और ये पावरफुल जो राजा है, किंग है, वो क्या करेगा, अब ये पावरफुल है, इसके पास ये बेचारा, ये तो एकदम लेला टाइप का है, किंग है, राजा है, लेकिन इसके पास रानी है।
अब ये क्या करेगा, इससे ये रानी को ले जाएगा अपने पास, हाँ अपने पास ले जाएगा। तो जेड के साथ अब आ जाएगा वाई, देखिए जेड के साथ पावरफुल के साथ ये क्वीन आ जाएगी। और अब ये जो एक्स है, मतलब जो राजा था वो राजा अब मजनू बने घूमे फिरेगा, अब ये अकेले रहेगा। तो अब देखिए क्या काम हुआ, एकदम इसी टाइप का काम हुआ। मतलब यहाँ दो लोग थे, दो मेटल्स, अभी हम लोग यहाँ एलिमेंट का बात करेंगे, लेकिन यहाँ हम यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि दो लोग थे, तीसरा आया, ये तीसरा पावरफुल होगा तभी इससे अलग कर पाएगा। ये अलग कर दिया वाई को, किसको अलग करेगा आप याद रखें, ये राजा को अलग नहीं कर पाएगा, राजा को ये कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, क्वीन को उठा के अपने पास ले आएगा, मतलब मेटल को ये अलग कर देगा और उससे ये क्या करेगा, जो नॉन मेटल रहेगा उसको अपने पास ले आएगा और ये नया कंपाउंड बनाएगा। और ये जो अलग जो मेटल था उसको अलग कर देगा, मतलब एक और जो मेटल था उसको वो अलग कर देगा। तो इस टाइप से जब रिएक्शन होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एक्चुअल में क्या डेफिनेशन है और उसका कौन कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, कैसे समझेंगे कि इस टाइप का रिएक्शन होता है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं और डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए क्या है डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि the chemical reaction in which one element takes the position or place of another element present in a compound। मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट अपने पोजीशन को चेंज कर देगा उस कंपाउंड से और दूसरा के साथ जाकर के वो अगर कंपाउंड बना रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ये CuSO4 जो है वो प्लस Zn लिखा हुआ है, तो Zn देखिए यहाँ हम रिएक्टिव सीरीज दिखा दिए हैं आपको। तो इसमें क्या है कि Zn जो है वो देखिए ऊपर है और Cu जो यहाँ लिखा हुआ है ये नीचे है, तो दोनों मेटल है। तो Cu के साथ SO4 जो है ये नॉन मेटल है और ये मेटल है। और दूसरा यहाँ देखिए आ गया आपका Zn आ गया, मतलब ये भी मेटल आ गया। तो अब Zn जो है वो हाई रिएक्टिव हो गया, क्योंकि कॉपर से ये रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, मेटल हो गया। तो अब क्या करेगा, ZnSO4 को अलग करके वो अपने पास ले आएगा और Cu को यहाँ से ये साइड कर देगा, मतलब अलग कर देगा। अब देखिए ऐसा जब भी होता है तो आप समझिए कि ये Zn जो होगा ये सॉलिड फॉर्म में होगा और ये देखिए दोनों एक्वस फॉर्म में होगा। और इसमें जब बनेगा तो ये अब हो जाएगा एक्वस फॉर्म में और ये जो आएगा कॉपर वो हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। अब ध्यान दीजिए हम क्या यहाँ बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ Zn जो है और Cu जो है ये लगभग बार मेटल होगा, कभी कभी कुछ अदर भी हो सकता है, मतलब नॉन मेटल भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब भी रिएक्शन होगा तो यहाँ मेटल ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि H2SO4 अगर होता और इसके साथ अगर Zn रहता तो ये क्या बनाता, सेम चीज बनाता, यहाँ ZnSO4 बना लेता और प्लस यहाँ H2 को अलग कर देता। देखिए हाइड्रोजन जो है वो Zn से नीचे है और इसका मतलब हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव एलिमेंट होने के कारण ये देखिए Zn जो है वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट है और ये SO4 को H2 से अलग करके ये ZnSO4 बना लेगा और H2 को अलग कर देगा। तो इस तरीका से और भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं कि Mg मतलब मैग्नीशियम हो गया और यहाँ CuSO4 और CuSO4 लिए। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ समझिए कि हम लिए एक Mg लिए और एक लिए है CuSO4। देखिए Cu लिए तो Mg जो है वो ऊपर है, Mg ऊपर है, तो ऊपर है तो इसका मतलब ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। तो हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो इससे मतलब कॉपर से SO4 को अलग कर लेगा और यहाँ बना लेगा। देखिए MgSO4 बनाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा। देखिए MgSO4 का हम फॉर्मूला दिखाएंगे आपको कैसे होगा और अलग हो जाएगा आपका Cu। देखिए SO4 का जो वैलेंसी होता है वो 2 होता है और इसका Mg का 2 होता है। तो ये दोनों मिलके MgSO4 ही बना लिया और Cu अलग हो गया, तो ये बैलेंस भी है। तो इस तरीका से रिएक्शन होगा। तो ये देखिए ये जो हम लिखे हैं ये तो केमिकल इक्वेशन हुआ, लेकिन हम लोग रिएक्शन अगर लैब में देखेंगे तो कैसे हम लोग पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन हो रहा है और
अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो चलिए उसके लिए भी हम एग्जांपल लेते हैं, पहले इस चीज को मिटा लेते हैं, उसके बाद हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए कैसे समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन होता है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर एक बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए कि सॉल्यूशन रखा हुआ है और सॉल्यूशन जो है उसमें है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है और ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जब होगा तो ब्लू कलर में है, मान लीजिए ये ब्लू कलर में है, जनरली ब्लू कलर में ही होता है, तो ये ब्लू कलर में है। अब इसमें हम क्या किए, ये कॉपर सल्फेट में हम जिंक को ऐड कर दिए, मतलब Zn को हम ऐड कर दिए। जब इसमें हम जिंक डालेंगे, यहाँ Zn डाल दिए, तो अब जो केमिकल रिएक्शन मेरा होगा इस बीकर में, जो हम पहले जो देख रहे थे, पहले क्या देख रहे थे कि ये ब्लू कलर का था, ये जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, अब ये जो सॉल्यूशन जो जिंक आ गया तो उसके कारण ये सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस, कलरलेस हो गया, मतलब इसमें कोई कलर नहीं दिख रहा है। तो कलरलेस अगर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Zn आया और Zn इसमें डालने के बाद इसमें रिएक्शन हो गया और रिएक्शन हुआ तो ये जो कॉपर सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अब सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट बन गया। जिंक सल्फेट ये बन गया, देखिए यहाँ लिख देते हैं हम, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया सॉल्यूशन में। और जो कॉपर था वो कहाँ चल गया, तो कॉपर क्या होगा, इसमें देखिए नीचे जाके ये बैठ जाएगा, नीचे दाना दाना से क्रिस्टल शेप में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा और इस तरीके से ये कॉपर अलग हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है और कलर चेंज होने से ही हम लोग पता कर ले रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन का कि अगर कलर चेंज होता है तो वहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ कॉपर सल्फेट ब्लू कलर में था, जिंक आया, जिंक आने के कारण, ये जिंक इसमें डालने के कारण ये रिएक्शन चेंज हुआ। जिंक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए ये काम हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और ये अब जो सॉल्यूशन बना रहा है, अच्छा सॉल्यूशन में हम कैसे समझेंगे कि ये ZnSO4 ही हो गया, क्योंकि वो देखिए जब कॉपर सल्फेट रहता तो वो ब्लू कलर होता, लेकिन जिंक आ गया तो जिंक का जो सल्फेट के साथ रिएक्शन बना है, सॉल्यूशन बना है। अब लग रहा हो किसी को कि जिंक के साथ सल्फेट क्यों ही आएगा, जिंक के साथ कॉपर क्यों नहीं मिलेगा, तो जिंक भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है, तो ये दोनों नहीं मिल सकता है, तो ये जिंक के साथ सल्फेट आएगा और सल्फेट मिलके ये सॉल्यूशन बनाएगा जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। आप और भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसी टाइप का सॉल्यूशन होता, जैसे ये कोई बीकर है या कंटेनर है, ये CuSO4 समझ लिए, CuSO4 में अगर ये ब्लू कलर का है तो इसमें अगर हम आयरन का नेल डाल दें, मतलब Fe डाल दें, तो ये क्या होगा, देखिए ये कलर जो था वो ब्लू कलर था, लेकिन आयरन डालने के बाद ये जो सॉल्यूशन बनेगा, ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा अब ग्रीन कलर का, ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो आपको दिख रहा था ब्लू कलर में, ये ब्लू कलर में नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। और जो ग्रीन कलर में चेंज हुआ, तो क्यों चेंज हुआ, क्योंकि इसमें हम आयरन का नेल डाल दिए या आयरन डाल दिए, तो आयरन या फिलिंग्स डाल दिए, तो इसके कारण इसमें चेंजिंग आ जा रहा है आयरन के कारण। तो आयरन अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट है तो कॉपर से सल्फेट को अलग करके ये आयरन सल्फेट बना ले रहा है और इसका कलर चेंज हो जा रहा है, मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरीका से हम लोग समझ सकते हैं इसका मतलब लैब में भी समझ सकते हैं कि किस टाइप का रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सीधा सा सवाल इसमें ये है कि अगर जिंक कोई अगर आए, मतलब हाई रिएक्टिव एलिमेंट आए और लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ दूसरा कोई एलिमेंट मिलके कंपाउंड बनाया है, तो उस एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने का प्रोसेस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करिए। देखिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कुछ बुक में इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलेंगे, इसके लिए भी हम एक छोटा सा स्टोरी ले रहे हैं।
चलिए आप समझ जाइए कि आप ही का क्लास में दो स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नाम है ए और दूसरा स्टूडेंट का नाम है बी, और ये दोनों के पास एक बहुत अच्छा मतलब खूबसूरत हम बोल सकते हैं ब्रांड का घड़ी है। एक के पास एक्स ब्रांड का घड़ी है और दूसरे के पास वाई ब्रांड का घड़ी है। ये दोनों को अपना घड़ी से ज्यादा दूसरे का घड़ी पसंद आ रहा है, मतलब ए को वाई का घड़ी और बी को एक्स ब्रांड का घड़ी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ये दोनों दोस्त क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। मतलब ये जो दोनों, एक के पास जो वाई है और एक के पास जो एक्स है, ये एक्सचेंज कर लेगा और ए क्या करेगा, अगर वाई ब्रांड का घड़ी अपने पास ले लेगा और बी जो है वो क्या करेगा, एक्स ब्रांड का घड़ी वो क्या करेगा, अपने पास रख लेगा। मतलब ये जो घड़ी था यहाँ घड़ी का एक्सचेंज कर ले रहा है। तो इसी तरीका से केमिकल रिएक्शन में भी काम होगा। क्या होगा, देखिए एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट मिल के कंपाउंड बनाएगा और तीसरा एलिमेंट चौथा एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा। मतलब दो कंपाउंड बनेगा और दोनों कंपाउंड में जो एलिमेंट यूज होगा या जो हम लोग बोल सकते हैं कंपोनेंट यूज होगा, वो कंपोनेंट का एक्सचेंज करके फिर से नया कंपाउंड बनाएगा। वो दोनों एलिमेंट या दोनों मेटल भी बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए मोस्टली यही होता है कि मेटल ही काम करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे हाइड्रोजन आकर के वो भी कंपाउंड बनाता है, लेकिन हम लोग यहाँ समझेंगे कि जनरली यही होता है कि मेटल नॉन मेटल के साथ मिलके कंपाउंड बनाएगा और जो नॉन मेटल है वो एक्सचेंज होगा। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं ये जो ए लिखे हैं हम इसको हम मेटल बोल सकते हैं और ये जो एक्स है इसको हम नॉन मेटल बोल रहे हैं। देखिए नॉन मेटल। तो इसी तरीका से आप इसमें समझ जाइए कि ये जो मेटल है बी जो है वो मेटल होगा, तो यहाँ मेटल लिख देते हैं, और ये जो वाई है ये नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल लिख दिए। तो अब एक चीज और क्लियर कर दे हम कि जब मेटल होगा तो जनरली मेटल क्या होता है, वो प्लस आयन देता है, तो यहाँ प्लस आयन होगा, और ये जो एक्स नॉन मेटल है ये माइनस देगा, और इसमें प्लस आयन होगा, इसमें माइनस आयन होगा। तो जो नेगेटिव आयन्स है इसी का एक्सचेंज होगा, और नेगेटिव आयन्स का एक्सचेंज होके मीन्स नॉन मेटल का एक्सचेंज करके ये जो मेटल्स है वो नया कंपाउंड बनाएगा, और नया जब कंपाउंड बनाएगा तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग एक चीज और, इसका फीचर समझ लेते हैं कि क्या क्या बात इसमें होना चाहिए जो आपको भी समझना चाहिए। ये जो सॉल्यूशन है आप देखिए ए और एक्स जो मिलके कंपाउंड बना है ये सॉल्यूशन होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब हमेशा ये एक्यू का फॉर्म में रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। और ये जो कंपाउंड है ये भी होगा आपका एक्वस सॉल्यूशन में, और ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में होगा तभी वहां पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स हो सकता है। और ये अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं होता तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मिलना मुश्किल होता। अब यहाँ ये बात क्लियर हो गया कि ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों कंबाइन हुआ, रिएक्शन हुआ। तो इसके बाद जो यहाँ नया बन रहा है उसमें देखिए अब ये दोनों में से अब दोनों जो है वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, दोनों में से एक जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब उसमें क्या हो जाएगा, क्रिस्टल के फॉर्म में आ जाएगा, सॉलिड के फॉर्म में आ जाएगा, और दूसरा जो है वो क्या होगा आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन होगा। अब बात यहाँ है कि कौन सा होगा एक्वस सॉल्यूशन और कौन सा होगा क्रिस्टल फॉर्म में, या बोल सकते हैं वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में। तो आप देखिए ये दोनों में से एक एलिमेंट जो होगा वो दोनों में से एक एलिमेंट जो होगा वो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा, और हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो सॉल्यूशन बनाएगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा वो जनरली क्या करेगा आपका प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो आप उस चीज को समझ सकते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे एग्जाम्पल में कि कौन सा हाई रिएक्टिव है और वो कैसे सॉल्यूशन बनाता है। पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं और साथ साथ उसका एग्जाम्पल भी। तो पहले इसको मिटा ले हम। तो डेफिनेशन देखिए हम क्या लिखे हैं कि द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स गेट एक्सचेंज टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, प्रोडक्ट। सच टाइप्स ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज या इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा,
यहाँ MENT डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब समझिए कि क्या लिखा हुआ है कि एक ऐसा रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वन कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ बोथ रिएक्टिंग, मतलब जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो होगा, मतलब जो रिएक्टेंट होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि दोनों का जो मॉलिक्यूल्स होगा, दोनों का जो कंपोनेंट होगा वो गेट एक्सचेंज, वो एक्सचेंज कर लेगा। एक्सचेंज इसलिए करेगा ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। इस एग्जांपल से समझिए आप क्या लिखा हुआ, AgNO3 मीन सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ एक्वस फॉर्म में होगा, देखिए यहाँ AQ लिख देंगे, और ये NaCl ये भी होगा AQ मीन एक्वस फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। तो ये जो रिएक्टिंग के साथ ये जो मॉलिक्यूल्स है, इसका जो Cl है, ये दोनों एक्सचेंज कर लेगा। अब यहाँ देखिए Ag के साथ NO3 था और Na के साथ Cl था, अब यहाँ क्या आ गया, Ag के साथ Cl आ गया, मतलब सिल्वर के साथ क्लोराइड आ गया और सोडियम के साथ नाइट्रेट आ गया। और इस तरीका से ये क्या किया, अपना कंपोनेंट को वो एक्सचेंज कर लिया दोनों से, और क्या कर लिया, नया कंपाउंड बना लिया या प्रोडक्ट बना लिया। तो इसमें देखिए अब क्या हुआ, ये दोनों जब एक्वस सॉल्यूशन था, तो अब यहाँ जो बना, ये दोनों में से आपको पहचानना है कि कौन आपका एक्वस सॉल्यूशन है और कौन आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म में है। तो आप यहाँ देखिए जैसे AgCl और Na, तो यहाँ कौन, ये मेटल है, Ag मेटल है और ये सोडियम देखिए मेटल है। अब ये दोनों में से आपको डिसाइड करना है, आपको डिसाइड नहीं करना, आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना है कि कौन सा मेटल है जो हाई रिएक्टिव है। तो आप जानते हैं कि पोटासियम जो है वो सबसे हाई रिएक्टिव है और उसके नीचे तुरंत नीचे सोडियम आता है, तो सोडियम रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया। तो इसका मतलब ये जो है Na जो है वो अबर बनाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और ये जो AgCl होगा ये सॉलिड का फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वहां जाके सॉल्यूशन में बैठ जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट। तो इसका भी कुछ कलर होगा, कलर के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसमें समझ जाइए कि BaCl2 है और H2SO4 है। तो अब यहाँ BaSO4 और HCl बनाया, तो यहाँ ये दोनों जो है, आप ये बात तो कंफर्म कर लीजिए कि जो रिएक्टेंट होगा उसमें हमेशा जो ये दोनों वर्ड आएगा, मीन्स दोनों जो कंपाउंड आएगा वो एक्वस सॉल्यूशन होगा ही। अब रहा बात इधर मीन्स प्रोडक्ट के साइड, तो ये दोनों में से एक हो सकता है आपका एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होगा आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब यहाँ समझिए कि ये जो HCl है, ये तो आप पहले जान रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये आपका हो गया समझ लीजिए कि एक्वस फॉर्म में। तो इसका मतलब ये जो है BaSO4 मतलब बेरियम जो सल्फेट है वो क्या हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यहाँ S हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट टाइप जो रिएक्शन है उसको भी हम लोग यहीं पढ़ लेंगे। अब देखिए CuSO4 और H2S है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें तो आप बोले कि दोनों मेटल होगा, यहाँ भी यहाँ मेटल नहीं आया। तो अगर अगर प्लस आयंस अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सब मिल के किसी के साथ वो सॉल्यूशन में, देखिए ये प्लस आयन इसमें है और इसमें माइनस आयन है, तो ये कंपाउंड जो है वो क्या होगा इस रिएक्शन में, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट हो सकता है। क्यों, यहाँ प्लस मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएगा, मतलब प्लस आयन आपको मिल जाएगा। इसी तरीका से देखिए CuSO4 के साथ H2S है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन बना वो CuS हो गया, मतलब इसका जो H2 के साथ जो S था, मतलब ये जो H2 है इसमें प्लस आयन है और ये माइनस आयन है, तो ये जो माइनस आयन है ये अलग होके इसका प्लस आयन के साथ आ जाएगा, मतलब Cu के साथ आ जाएगा। और जो SO4 ये माइनस था, मतलब Cu के साथ प्लस हुआ Cu और माइनस में हुआ SO4, वो चल जाएगा H2 के साथ और यहाँ बना लेगा H2SO4। अब लग रहा होगा कि ये दोनों में से कौन होगा, इधर तो आप कंफर्म है कि दोनों एक्वस सॉल्यूशन होगा, लेकिन इधर आप समझ जाइए कि कौन सा आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा और कौन सा प्रेसिपिटेट होगा। तो इसमें देखिए H2SO4 जो होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा और CuS जो है वो आपका प्रेसिपिटेट होगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर है, तो इसका मतलब ये जो बना रहा है ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा और जो CuS है वो क्रिस्टल फॉर्म में चल जाएगा, मतलब ये S हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इस तरीका से हम लोग समझे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं। चलिए हम लोग यही देख लेते हैं कि
किसको हम लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और हम लोग एक देख लेंगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखिए इसी टाइप का जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वो दोनों रिएक्शन फॉर्म होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होगा, जब मान लीजिए कि अगर यही रिएक्शन हो रहा है, मीन्स डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और इसमें एक जगह पे बेस आ जाता और एक जगह पे एसिड आ जाता। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं पहले। मान लीजिए आप तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ गए, यही आपको हम बता दे रहे हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, ये अगर रिएक्शन कर लेगा आपका H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ, तो रिएक्शन जब होगा तो देखिए क्या, थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिए हम, क्या लिख दिए कि NaOH के साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ प्लस होगा और यहाँ पे ये एरो देंगे हम लोग। अब जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा NaOH, अब इसका जो OH है वो चल जाएगा H2 के साथ, और ये जो SO4 है वो आ जाएगा Na के साथ, तो यहाँ बना लेगा Na2SO4। और इधर जो है देखिए यहाँ OH चल जाएगा इसके साथ, तो क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। और जब वाटर बन गया तो समझ जाइए कि ये रिएक्शन जो है वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया इसका मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। अगर बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसे यहाँ 2 दे देंगे तो इधर 2 हो गया, और हाइड्रोजन के लिए इधर हो गया आपका 2 और 2 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 दे दीजिए तो 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन भी मिला लीजिए, ऑक्सीजन होगी यहाँ 2 और ये हो गया 4 6, तो यहाँ हो गया 4 और ये हो गया 2 6, ये बैलेंस भी हो गया। तो इस तरीका से जब एक बेस और एसिड, ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड, दोनों जब रिएक्शन करता है और ये जब न्यूट्रल हो जाता है, मतलब वाटर फॉर्म कर लेता है, मतलब बना लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस तरीका से हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी पढ़ लिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी पढ़ लिए और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे। तो आज वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक है तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।